नमस्कार, आप देख रहे हैं खासखबर.com। हमारे कार्यक्रम वोट की चोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गिरिराज अग्रवाल। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान विधानसभा के चुनावों की रविवार को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होनी है। जिस घड़ी का जिस दिन का हमें इंतज़ार था वो आने वाला है। कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं और इस बीच जैसे जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद राजनीतिक दलों की साथ साथ उम्मीदवारों की भी धड़कनें तेज़ हो गई हैं। जैसे जैसे घड़ी फैसले की घड़ी नज़दीक आ रही है, उनकी भी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। नेता अपनी पार्टी की जीत के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जा रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं और न जाने क्या क्या जतन वो कर रहे हैं। तो आज ये राजस्थान के चुनाव किस दिशा में जा रहे हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े सबके सामने आ ही चुके हैं। और आंकड़ों में हम देखें तो बीजेपी को अधिकतर सर्वे में आगे बताया गया है, पर इसके बावजूद बीजेपी के नेताओं में थोड़ी खलबली सी मची हुई है। खलबली क्यों है और इस सब के पीछे क्या कारण है, तो इस सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय शर्मा। नमस्कार शर्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम वोट की चोट में। शर्मा जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए उसमें अधिकांश जो सर्वे हैं उनमें बीजेपी को बढ़त दिखाई है, कोई मतलब स्पष्ट बहुमत भी दे रहे हैं। और कुछ 2 एजेंसियों या 3 सर्वे की अगर दे दें उसमें कांग्रेस को भी मतलब आगे बढ़ाया है। तो जब स्पष्ट जनादेश की बात हो रही है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ये कह चुके हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो इसका मतलब हिंदू कार्ड चलेगा, तो या उनका चल गया है। तो इसके बावजूद क्यों इन राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है? कि आपने देखा होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिन पहले राज्यपाल से मिल के आते हैं, फिर वसुंधरा राजे भी उनसे मिल के आई हैं, निर्दलियों से भी संपर्क साधा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये खलबली क्यों है? आपको क्या लग रहा है, क्या खंडित जनादेश की आशंका है? देखिए, पहली बात तो हमें अगर सर्वेज़ को देखें तो जब जब सर्वेज़ एक तरफा आते हैं, हो सकता है उनकी सीट कम ज़्यादा आए, लेकिन जैसे पिछली बार ज़्यादातर सर्वे ये कह रहे थे कि कांग्रेस आ सकती है। तो कितनी सीट आएंगी इस मामले में तो वो ठीक नहीं निकले, लेकिन ये दिशा ज़रूर ठीक निकल गई। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी चिंता का कारण सभी लोगों को एक तरह से परेशान कर रहा है वो ये है कि बहुतायत सर्वे ने तो अगर 10 सर्वे हैं तो उसमें से 7 ने शायद बीजेपी को आगे बताया और ठीक ठाक वोट से बढ़ाया, लेकिन एक तो उनका रेंज बहुत बड़ी है, वाइड है, 20-20, 30-30 सीट का अंतर बता रहे हैं कि इतने से इतने के बीच में। दूसरी बात यह है कि कुछ सर्वे जो काफ़ी प्रामाणिक हैं वो मानते हैं कि कांग्रेस बिल्कुल क्लोज रेस में आसपास है। हालांकि कांग्रेस जब आती है तो वो खंडित के ज़्यादा संकेत मिलते हैं, बीजेपी जब आती है तो खंडित के संकेत नहीं मिलते हैं उन सर्वेस के आधार पर। फिर अब अभी नया सर्वे आज ही CSDS के आ गया जो बहुत प्रामाणिक है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट मिल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप साफ साफ ये मान लें कि बीजेपी की उतनी सीट ही आ रही है, क्योंकि सीट का कन्वर्जन उन्होंने नहीं बताया। और परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत स्थिति होती है वो अर्बन एरियाज़ में होती है, जहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो नंबर है वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, वहाँ ज़्यादा वोट होती हैं। तो अगर आपको ज़्यादा वोट पड़ेगी तो वो टोटल वोट में ज़्यादा दिख सकती है, इसलिए एक कारण हो सकता है। जैसे कि पिछली बार 0.54% की वजह से कांग्रेस की 27 सीट ज़्यादा आ गई। तो कांग्रेस जब रूरल एरिया में रहेगी और वो जो ज़्यादा सीटें हैं वो करीब 2/3 सीटें रूरल एरिया की हैं और 1/3 अर्बन एरियाज़ की हैं, तो अर्बन एरिया से ज़्यादा सीट आती है। तो फिर से एग्जिट पोल निश्चित तौर पे ज़्यादा सीट बता रहा है। ये सी वोटर ने भी ज़्यादा वोट बताए थे बीजेपी के, लेकिन फिर से आप ये मान सकते हैं कि बीजेपी आ गई, लेकिन शंकाएं बनी रहती हैं, क्योंकि अगर उनकी बहुत ज़्यादा वोट आ गई किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो वो उतनी सीट में कन्वर्ट नहीं होगी। तो एक ये चिंता का विषय है। तो इस हालत में दोनों पार्टी कम से कम किसी हवा को रीड नहीं कर पा रही, इसलिए वो चिंतित हैं। और गवर्नर से मिलने का कारण ही ये है कि जैसे पहले अशोक गहलोत इसलिए पहुँचे कि अगर मान लो जो कांग्रेस है
वो नज़दीक पहुंच जाती है और लोगों से वो अपना लेटर ऑफ सपोर्ट ले लेती है। मान लो कोई कम्युनिस्ट जीतते हैं या और कोई जिनका समर्थन जुटा सकते हैं, तो क्या उनको मौका मिलेगा? ऐसा ना हो कि कहीं गवर्नर, क्योंकि ये आरोप लगते रहते हैं और पहले भी कई जगह ये हुआ है कि जो गवर्नर है वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और वो उनकी विश्वसनीयता खतरे में बनी रहती है। बीच में कोर्ट्स तक को इसमें इंटरवेंशन करना पड़ा। तो अशोक गहलोत उस भूमिका को निभा के पहले से ये तैयारी कर रहे हैं कि गवर्नर को बता सकें कि सर हम क्लेमेंट हैं, आप हमारा मतलब ईमानदारी से हमारे दावे को लीजिए अगर ये स्थिति बनती है। और इनकेस गवर्नर ऐसा नहीं करते हैं तो वो भूमिका बना के कोर्ट में जाने के लिए वो एक उनके दबाव के रूप में देख रहे हैं। उसको उसके बाद तुरंत वसुंधरा राजे गई हैं और वसुंधरा राजे का भी मतलब निश्चित है कि उन्हें भी ये लगता है कि अगर क्लोज होती है उस हालत में वो सपोर्ट जुटा लेती हैं। जैसा कि माना जाता है कि उनको सपोर्ट करने वाले कुछ इंडिपेंडेंट जीत सकते हैं और पार्टी के अंदर लोग हो सकते हैं, तो वो भी अपने दावेदारी ठोक सकती है। एक और बात हो सकती है जिसके बारे में अगर खंडित होती है कि ये जो पार्टीज़ की जितनी सीट मान रहे हैं, एक तनाव, मैं नहीं कह सकता पार्टी टूटिंग, एक तनाव इस बात का भी पैदा हो सकता है कि मान लो वसुंधरा राजे के हाथ में लीडरशिप नहीं आती है तो क्या वो कोई ऐसा प्रयास कर सकती हैं कि बीजेपी के अंदर अंदर उनके लोग अगर ज़्यादा जीते हों तो दबाव के लिए कोई तरह का गवर्नर के पास उनसे वोट करा के और जाके सीधा करते हैं और केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं करे, वो संभावनाएं भी देखनी होंगी। दूसरी ये भी देखनी होगी कि कहीं भी कांग्रेस में मान लो नज़दीक पहुंच जाती है तो सचिन पायलट जो ग्रुप है वो उसको स्वीकृति देगा या वो कोई बात पे अड़ सकता है कि हो सकता है, क्योंकि देखिए जब इतना क्लोज चुनाव चल रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो एनडीए गवर्नमेंट है, मोदी जी वाली गवर्नमेंट है, वो कोई रहम नहीं करती अपने विपक्ष के ऊपर, तो ये भी संभावना है कि तोड़फोड़ अंदर कांग्रेस की शुरू हो जाए। तो कोशिश ये भी हो सकती है कि तोड़फोड़ बीजेपी के अंदर शुरू करने की कोशिश करे, हालांकि वो थोड़ी दूर की बात लगती है। तो बड़ी सारी अभी जो पेचीदगियाँ वो बाकी हैं। अगर क्लियर कट मेजॉरिटी आ गई जिसके संकेत ज़्यादा बीजेपी की तरफ मिलते हैं, उनकी आ गई तो ये सब बातें रहेंगी नहीं, और अगर नहीं आती है तो ये सारे ऑप्शन खुले रहेंगे और बहुत सारा तमाशा होने की उम्मीद है। जैसा ये आपने अभी एक तोड़ फोड़ की आशंका आपने व्यक्त की कि कांग्रेस में भी हो सकती है, बीजेपी में भी हो सकती है, हालांकि बीजेपी में इसकी संभावना कम है। तो यहाँ एक सवाल ये है कि जैसे राज्यपालों की बात की आपने कि राज्यपालों की भूमिका पर पिछले कुछ दिनों से सवाल ज़्यादा उठने लगे। बीच में शायद आपने महाराष्ट्र का भी आपने उदाहरण देखा होगा, गोवा का भी आप उदाहरण अपने सामने है कि पार्टी बड़े दल के रूप में कोई और उभर के आई और सत्ता किसी और के हाथ में चली। तो इस सब के बीच राज्यपालों की भूमिका और इनकी जो मुलाकात है सियासी में, इसके क्या मायने आप समझते हैं? जी, इसी की जैसे कांग्रेस है वो तो नहीं मानती कि गवर्नर उनको बहुत मदद करेंगे, बल्कि गवर्नर बीजेपी को फेवर देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि राज्यपालों के थ्रू होता रहा है। मामले कोर्ट तक पहुंच गए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट को बिल के मामले में जाना पड़ रहा है, तमिलनाडु के बिल के मामले में वो गवर्नर लेके बैठ गए। महाराष्ट्र के गवर्नर की भूमिका बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही, कर्नाटका में रही, जगह जगह गवर्नर्स की इस तरह के मामले आते रहे। तो उस हालत में जो अशोक गहलोत मिले हैं वो इसीलिए मिले हैं कि भाई हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ फेयर रहेंगे, आप हमारे साथ न्याय करेंगे अगर हमारी संख्या यहाँ तक पहुँचती है। हो सकता है संख्या ना पहुँचे तो गवर्नर के सामने भी वो संकट नहीं होगा, लेकिन वो भूमिका बना रहे हैं कि इस लड़ाई को अगर मान लो बीजेपी को किसी अनफेयर तरीके से मौका दे दे तो विपक्ष जो सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हो जाए और इस सरकार को अस्थिर करता रहे। क्योंकि देखिए जो विपक्ष है उसकी तो कोशिश यही होती है कि सरकार बन भी जाए जुगाड़ तोगाड़ से तो उसको अस्थिर रखेगा, बीच में चुनाव हो जाए, टूट फूट हो जाए, सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए तो आपको अगला मौका मिलता है। और वो कितनी हो क्या पता, वो कि कई बार जल्दी भी मिलने की उम्मीद हो सकती है अगर तोड़फोड़ हो जाए। क्योंकि जो नए समीकरण बनते हैं उनमें अब हम पार्टियों को उतना अनुशासित नहीं मान सकते जितना पहले हुआ करती थी। चाहे वो बीजेपी भी है जो इतनी अनुशासित पार्टी होती थी, लोगों के अगर स्वार्थ टकराएंगे तो वो अपनी जगह बनाने के लिए अपनी तरह अपना रास्ता भी चुन सकते हैं। एक सवाल ये भी इसमें राजनीतिक हलकों में ये तैर रहा है कि दोनों तरफ से इस बार जो बागी हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। कांग्रेस में शायद 22-23 बागी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी में 35 से 38 के बीच में लड़ रहे हैं। और ये भी दबी जबान में कुछ लोगों द्वारा या राजनीतिक दलों के लोगों का ही कहना है कि ये इनमें जो बागी खड़े हैं वो अधिकांश थे उनको इधर कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और विपक्ष में माने तो वसुंधरा राजे का समर्थन या सहयोग पीछे के दरवाजे से प्राप्त है।
तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये ज़्यादा जीत के आएँ तो क्या जिसकी भी सरकार बननी हो ये एक दूसरे को विधायकों को भेज करके सहयोग कर सकते हैं? देखिए ऑफिशियली तो नहीं, जो बागी है, जो इंडिपेंडेंट है, उसके तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। वो किसी पार्टी से, किसी विप से तो बंधा नहीं है। तो आप मान के चलिए कि जो उसे बेहतर डील देगा, डील का मतलब है मंत्रिमंडल, डील का मतलब है कि आप उसको मंत्रिमंडल के बाद उसको कैसे सेक्रेटरी मिलेंगे, कितनी फ्रीडम मिलेगी, तो बागी तो यही चाहेगा। कोई बहुत खाटी बिल्कुल किसी आइडियोलॉजी से जुड़ा हो, उसके अलावा तो सबके लिए रास्ते खुले हैं। और एक और बात है कि आप बागी हो, अगली बार दल बदल आजकल तो कोई समस्या ही नहीं है। आप एक बार किसी कांग्रेस के साथ रह जाते हो, वही आदमी बीजेपी में चला जाता है, बीजेपी वाला कांग्रेस में आ जाता है, पद मिल जाते हैं। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो कभी कांग्रेस के नेता थे, अब वो मुख्यमंत्री हैं। ऐसे ही जो तेलंगाना में संभवतः जो सबसे बड़े लीडर हैं वो एबीवीपी से थे। तो जो मेन सरकार की दौड़ में वाली पार्टी हैं उनमें लोग आते जाते रहते हैं, उनकी विचारधारा पहले कुछ भी रही हो वो बदल जाते हैं। उस हालत में बागी तो किस तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निश्चित तौर पे अपने किसी नेता से जुड़े होते हैं, किसी आइडियोलॉजी से जुड़े होते हैं, वो लोग कम होते हैं, वो भी बदलने लग जाते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी अपने आप में एक सुविधाजनक बात बन गई। जो लोग आइडियोलॉजी की बात करते हैं वो भी उससे उल्टे काम भी कर रहे होते हैं। जैसे आपने कहा कि डील की बात करी, तो डील अक्सर होती रही है। पिछली बार अगर हम 2 बार का देखें तो बसपा के 6 के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। राजस्थान में 2 बार हो चुका है और भी कई बार हो चुका है। तो अक्सर चुनाव के टाइम पे या चुनाव के बाद में भी जो आरोप लगते हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, बाड़ेबंदी होती है, उनको ले जाया जाता है, संभवतः इस सब के पीछे यही डील का मानी जाती है कि ये बड़ी डील हो रही है। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या बड़े स्तर पर कोई राजस्थान में ऐसी डील होने वाली है या कोई बहुत बड़े स्तर पर खरीद फरोख्त होने वाली है सरकार बनाने के लिए? हालांकि नतीजे अभी आने हैं। देखिए ये तो आपने हमारी रिपोर्ट्स आ ही रही हैं कि दोनों पार्टी जो संभव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो जीत सकते हैं उन लोगों के संपर्क में है। और जब वो संपर्क में आएंगे तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डील वाले नहीं हैं। जैसे मान लो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जीत के आते हैं और वो कांग्रेस को समर्थन करते हैं, तो वो तो उनके पास विकल्प नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं करते हैं आइडियोलॉजिकली, लेकिन वो उनको पास कोई विकल्प नहीं है, उन्हें कांग्रेस को समर्थन करने की स्थिति बनती है। कुछ लोग जो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, वो उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बहुत पैसा खर्च करके आए हैं, बहुत और आगे भी उनको चलना है, आगे भी किसी पार्टी में एडजस्ट होना है। वो लोग किसी न किसी तरह के प्रलोभन के बिना आना मुझे संभव नहीं लगता। आप मंत्रिमंडल दे दें उनको, आप उनको कुछ दे दें, उस हालत में आपके अंदर अंदर विद्रोह होने लग जाएगा, क्योंकि उतनी ही सीट आपके जो लॉयलिस्ट हैं उनके मौके कम हो जाएंगे, तो अस्थिरता बनी रहेगी। स्थिरता के लिए तो फिर एक तरफा लोगों को वोट डालना होगा और डाला होगा निश्चित तौर पर, अगर स्थिरता उनके दिमाग में होगी। और उस हालत में जो बागी हैं और इंडिपेंडेंट हैं उनकी संख्या घटेगी, ऐसा लगता है। तो आपने भी इस चुनाव को बहुत करीब से देखा है, आपने ग्राउंड की रिपोर्ट्स भी ली हैं और आपने ग्राउंड पे भी चुनाव को देखा है। जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं वो एक अलग, अपन उनको अगर छोड़ दें, क्योंकि 2 या 3 एजेंसियाँ जैसे कांग्रेस को आगे बता रही हैं, तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका आधार क्या हो सकता है कि 2 या 3 एजेंसियाँ एक अलग धारा में जा रही हैं और बाकी एजेंसियाँ अलग धारा में जा रही हैं। तो जो सर्वे या एग्जिट पोल जो करते हैं, इसका क्या गणित होता है, क्या मेथड क्या होता है, या अगर हमारे दर्शकों को आप बता सकें तो संभवतः और ज़्यादा समझने में आसानी रहेगी। देखिए पहली बात तो एग्जिट पोल के अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब कम से कम एक बात तो तय है, उन लोगों ने अलग अलग लोगों से बात की। जैसे मान लो किसी एग्जिट पोल में किसी एक कंपनी ने 3000 लोगों से बात की, तो उन 3000 से संभवतः दूसरे एग्जिट पोल वाली कंपनी ने नहीं बात की है। अलग अलग लोगों से, अलग अलग इलाके हो सकते हैं, अलग अलग बूथ हो सकते हैं, तो अलग अलग बूथ का अलग अलग कैरेक्टर हो सकता है। इसलिए जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको जब हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, जैसे हमने मान लो 10,000 लोगों का सर्वे किया और उनको हर सीट पे फैला के देखा, तो वहाँ हमारे अलग अलग परिणाम आ सकते हैं। फिर सैम्पल साइज़ भी अलग होगा किसी का। जैसे CSDS वाला भी मैं बता रहा था, तो करीब 30 कॉन्स्टिट्यूंसी में 3000 के करीब उन्होंने लोगों से मत लिया, और उसके आधार पे, और ये पोस्ट पोल है, ये मतलब जो लोग वोट डाल चुके हो, ओपिनियन नहीं, ये इसलिए इसमें कम संभावना होती है गलती की।
लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है मार्जिन ऑफ एरर 1.79 या कुछ इस तरह, मतलब करीब करीब 2% से ज़रा कम एरर फिर भी संभव है कि ऊपर नीचे हो जाए ये अगर वोट शेयर में। तो अगर इतना हो जाता है तब भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो सर्वे इतने अच्छे साइंटिफिकली नहीं होते उनमें से 3 से 5% का मार्जिन होता है, और 3 से 5% ऊपर उछलने का मतलब है कि बिल्कुल उल्टा भी रिजल्ट हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि फिर से पता नहीं लग रहा कि कौन सा सर्वे सही है और कौन सा नहीं है, क्योंकि देखिए साइंस तो ये कहती है कि आप कहीं से कोई बात पता करो एक ही रिजल्ट आना चाहिए। तो जो सर्वे हैं उनके प्रोसेस में साइंटिफिक कमी है, या हो सकता है कि अभी इतने अच्छे सर्वे डिवाइस ही नहीं हुए। अमेरिका में प्यू रिसर्च ने पहले सर्वे करते थे, ओपिनियन सर्वे, उन्होंने बंद कर दिए क्योंकि उनको लगता है कि ये इसकी प्रामाणिकता नहीं रह गई है। तो जो सर्वे की प्रक्रिया क्या होती है कि आप ये देखते हो कि एक स्टेट की जो बेहतरीन सर्वे हो सकता है वो क्या देखोगे आप, कि एक राज्य में जो आप पहले वो इलाके चुनोगे कि जो बिल्कुल पक्के किसी पार्टी को जाते हैं, किसी कैंडिडेट को जाते हैं, उनमें क्या रहा, उनमें बदलाव आया क्या, उनमें कुछ स्विंग हुआ कि नहीं हुआ। फिर आप देखेंगे कि वो किसी जाति धर्म जिसके वोट अलग अलग कैरेक्टर सर्च करते हैं, महिलाएं, ओबीसी, जाट, गुजर, जो जाति की बात आती है, ये सबके सैंपल को सब जगह से सैंपल लेने की कोशिश होती है। तो जब वो सब जगह से सैंपल लेने की कोशिश होती है तो आप उस ट्रेंड को थोड़ा सा फैला के विश्वसनीय, फिर उसकी विश्वसनीयता चेक करते हैं कि पहले हमने एक सैंपल लिया, मान लो हमें 3000 का सैंपल करना है, तो पहले हम 300 का सैंपल लेके ये देखेंगे जब लोगों से रिस्पॉन्स आए तो उसमें कितनी कमी रही। फिर उस 300 के बाद दोबारा से एक हम चुनेंगे कि इसमें इतनी % कमी रही है, ये चीज़ें और ठीक करें लोगों से रिस्पॉन्स लेके, तो ये और इम्प्रूव होता है। तो जो साइंटिफिक सर्वे होते हैं उनमें तो टेस्टिंग भी की जाती है, और जो सर्वे बहुत साइंटिफिक नहीं होंगे उनमें टेस्टिंग नहीं होती, इसलिए वो बिल्कुल कहीं के कहीं जा सकते हैं, वो सही भी बैठ सकते हैं, वो सही होना भी तुक्केबाजी है। लेकिन जैसे CSDS टाइप का है, इसके बारे में हम कह सकते हैं इनके परिणाम आमतौर पर बहुत अच्छे आए। पूरा एक इंटरव्यू का प्रोसेस इनका लंबा है, जहाँ झूठ सच पता लग जाती है कि अगर कोई किसी ने मान लो ये बोल दिया कि मैंने तो उसको वोट दिया, और कहा मान लो किसी ने कहा मैंने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन बाद में पूछा इसका कारण क्या है, क्योंकि वो हिंदुओं की पार्टी है, तो ये तो बात ही मैच नहीं कर रही, तो वो सर्वे के बाहर वो एक आउटलायर की तरह काम करेगा। इस तरह से सर्वे काम करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए या सर्वे आए, ये बहुत ज़्यादा प्रमाणिक नहीं है। असली रिजल्ट वही होगा जो EVM से बाहर निकलेगा, और इस रिजल्ट के लिए हमें इंतज़ार करना होगा रविवार सुबह 8 बजे तक। उसके बाद मतगणना शुरू होगी। और आज की चर्चा में बस इतना ही कि संजय जी के ज़रिए हमने ये समझने का प्रयास किया कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो कितने सही हो सकते हैं, कितने प्रमाणिक हो सकते हैं, और इनके बाद जो राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है, राज्यपाल से मुलाकात हुई है, उसके क्या मायने हैं। तो आज की चर्चा के लिए हम संजय जी का धन्यवाद करते हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए खासखबर.com। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट का नाम है www.खासखबर.com। और हाँ, यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।